वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट ए में हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। कर्ज, करों का बोझ, रोटी की कमी और समानता के नए विचार। अब पार्ट बी में हम देखेंगे कि आम लोगों ने कैसे असाधारण बदलाव किए, कैसे फ्रांस एक राजशाही से गढ़ राज्य बना, आतंक के दौर से गुजरा और अंत में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मई 1789 में किंग लुई 16 के सामने बड़ी समस्या थी। उसे और पैसे चाहिए थे, लेकिन याद रखिए, फ्रांस में राजा मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता था। उसे बुलाना पड़ता था स्टेट जनरल की बैठक, एक तरह की संसद जिसमें तीनों वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। पर यहाँ एक बड़ी समस्या थी। स्टेट जनरल की बैठक पिछले 175 सालों से तो हुई ही नहीं थी। जरा सोचिए, एक पुरानी क्लास को फिर से इकट्ठा करना जो आपके परदादा के जमाने से हुई ही नहीं। पहले वर्ग यानी पादरी से 300 प्रतिनिधि आए, दूसरे वर्ग यानी रईस से भी 300 प्रतिनिधि आए और तीसरे वर्ग यानी आम जनता से 600 प्रतिनिधि आए। लेकिन क्या सबको बराबरी मिली? नहीं। तीसरे वर्ग के लोग हॉल के पीछे खड़े रहते, जबकि रईस और पादरी आराम से बैठते। और वोटिंग कैसे होती थी? हर वर्ग को एक एक वोट, यानी चाहे तीसरे वर्ग के पास लाखों जनता का समर्थन हो, 2 वोट बनाम 1 वोट से उनकी आवाज दबा दी जाती थी। क्या ये न्यायपूर्ण था? बिल्कुल नहीं। और तीसरे वर्ग ने भी यही सोचा। जब उनकी एक व्यक्ति एक वोट की मांग ठुकरा दी गई तो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि गुस्से में बाहर चले गए। 20 जून 1789 को वे वर्साई के पास एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहीं उन्होंने शपथ ली कि जब तक वे फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेंगे, वे बिखरेंगे नहीं। इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट शपथ, यानी टेनिस कोर्ट ओथ। यहीं से जन्म हुआ था राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली का, जिसने खुद को पूरे फ्रांस की असली आवाज माना। यहाँ नेताओं में मिराबो और एबेसियस प्रमुख थे। मिराबो जोरदार भाषण देते और जनता को जोश से भर देते। सीएस ने प्रसिद्ध पर्चा लिखा था, तीसरा वर्ग क्या है। क्रांति अब आगे बढ़ रही थी। लेकिन राजनीति के हॉल से बाहर हालात और बिगड़ रहे थे। पेरिस और गांव में रोटी के दंगे हो रहे थे। खराब फसल के कारण कीमतें बहुत बढ़ गईं। औरतें घंटों बेकरी के लाइन में खड़ी रहती, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौटती। लोग गुस्से में दुकानों को तोड़ने लगे। अफवाहें फैल गईं कि रईस लोग गुंडे भेज रहे हैं ताकि किसानों की फसलें नष्ट कर दी जाएं। डरे हुए किसानों ने हिम्मत जुटाई, हंसियां और भाले उठाए और रईसों की हवेलियों पर हमला कर दिया। उन्होंने पुराने करों के दस्तावेज जला दिए। कई रईस अपने घर छोड़कर विदेश भाग गए। देश धीरे धीरे राजा के नियंत्रण से बाहर हो रहा था। इस माहौल में राष्ट्र सभा ने बड़ा कदम उठाया। 4 अगस्त 1789 की रात को सभा ने सामंती विशेषाधिकार खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब चर्च को दशमांश कर तायद नहीं मिलेगा। रईस किसानों से जबरदस्ती वसूली नहीं करेंगे। चर्च की जमीनें सरकार ने अपने हाथ में ले ली। सदियों पुरानी परंपराएं एक रात में ढह गईं। फ्रांस अब सचमुच बदल रहा था। 1791 में नया संविधान तैयार हुआ। राजा की निरंकुश शक्ति खत्म हुई। अब सत्ता 3 हिस्सों में बंट गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए, सभी को वोट का अधिकार नहीं मिला। सिर्फ वे पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी जितना कर देते थे, वही कहलाते थे सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन्स। बाकी पुरुष और सारी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक यानी पैसिव सिटीजन्स मानी गईं। संविधान की शुरुआत हुई मशहूर घोषणा से,
मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा। इसमें जीवन का अधिकार, वाणी की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता जैसे अधिकारों को प्राकृतिक और जन्मजात कहा गया। यह एक नई सुबह जैसी लग रही थी, लेकिन मुसीबतें अभी भी बाकी थी। राजा लुई को यह बदलाव पसंद नहीं था। गुपचुप तरीके से उसने प्रशिया के राजा से संपर्क किया ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। पड़ोसी देश भी घबराए हुए थे। अगर क्रांति के विचार उनके यहाँ पहुँच गए तो क्या होगा? 1792 में राष्ट्रसभा ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हजारों स्वयंसेवक सेना में शामिल हुए और उत्साह से गाना गाया, ला मार्से, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। इसी बीच पेरिस में राजनीतिक क्लब सक्रिय हो गए। सबसे प्रसिद्ध था जैकबिन क्लब। इसके सदस्य अमीर लोग नहीं थे, बल्कि दुकानदार, कारीगर और मजदूर थे। उनके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। कई जैकोबिन अमीरों जैसी घुटनों तक की पतलून छोड़कर साधारण मजदूरों जैसे कपड़े पहनने लगे। उन्हें कहा जाने लगा सांकुलोत, यानी बिना घुटनों वाले पतलून के लोग। वे लाल टोपी पहनते थे जो आज़ादी का प्रतीक बन गई। 1792 की गर्मियों में पेरिस में फिर विस्फोट हुआ। भूख और महंगाई से तंग आकर लोगों ने जैकोबिनों के साथ मिलकर ट्यूइलरीज महल पर हमला कर दिया। राजा के सैनिक मारे गए और शाही परिवार को कैद कर लिया गया। अब चुनाव हुए और इस बार 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। नई संस्था बनी, कन्वेंशन, और 21 सितंबर 1792 को उसने राजशाही खत्म कर दी और फ्रांस को गणराज्य घोषित किया। इतिहास में पहली बार फ्रांस की जनता खुद शासक बनी। अब कोई राजा नहीं, कोई वंशानुगत गद्दी नहीं। तो अब राजा लुई का क्या हुआ? उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 21 जनवरी 1793 को पेरिस के प्लेस डाला कॉनकॉर्ड पर हजारों लोगों के सामने उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। थोड़े ही समय बाद रानी मैरी एंटोनिया को भी यही सजा मिली। क्या आप सोच सकते हैं, एक राजा जिसे कभी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, अब जनता द्वारा मौत की सजा दी गई। इसने पूरे यूरोप को हिला दिया। राजा की मौत के बाद फ्रांस सबसे हिंसक दौर में दाखिल हुआ। आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। रॉब्सपियर और जैकबिन का मानना था कि गणराज्य के दुश्मनों को हर हाल में खत्म करना होगा। नोबेल, पादरी, विरोधी दलों के नेता, यहाँ तक कि आम लोग भी जिन्हें संदेह की नज़र से देखा गया, गिरफ्तार कर लिए जाते और गिलोटिन पर भेज दिए जाते। हर दिन मौत का दृश्य। रॉब्सपियर ने सख्त आर्थिक नियम भी लगाए। मजदूरी और दाम तय कर दिए गए। रोटी और मांस का राशन बंट गया। सफेद आटे की रोटी बैन कर दी गई। सबको खाना पड़ा समानता की रोटी। यहाँ तक कि लोग अब श्रीमान और श्रीमती ना कहकर नागरिक और नागरिका कहते। चर्च बंद कर दिए गए, उन्हें दफ्तर या बैरक बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जनता और साथी नेता भी रॉब्सपियर से नाराज हो गए। जुलाई 1794 में उसे गिरफ्तार किया गया और अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉब्सपियर के बाद एक नया संविधान आया। अब एक 5 सदस्यों की डायरेक्टरी बनाई गई। मकसद था कि कोई अकेला तानाशाह ना बन जाए, लेकिन डायरेक्टरी कमजोर और भ्रष्ट निकली। बार बार झगड़े और अस्थिरता ने जनता को परेशान कर दिया। इसी अराजकता में उभरा एक युवा सेनापति, नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी सैन्य जीतों ने उसे लोकप्रिय बना दिया। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति का दौर खत्म हुआ, लेकिन नेपोलियन अपने साथ कई क्रांतिकारी विचार लेकर पूरे यूरोप गया, जैसे कानून के सामने समानता, जागीरदारी का अंत और आधुनिक कानूनी प्रणाली। तो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया? उसने सामंती व्यवस्था तोड़ी, दिखा दिया कि राजा को भी चुनौती दी जा सकती है।
उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पूरे यूरोप और दुनिया तक फैला दिए। भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे नेताओं को इससे प्रेरणा मिली। हाँ, यह चेतावनी भी मिली कि स्वतंत्रता की लड़ाई हिंसक भी हो सकती है और सत्ता इंसानों को भ्रष्ट भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी धरोहर यही रही, क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र और मानवाधिकारों की राह दिखाई। और इस तरह पूरी हुई फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। हमने देखा कि कैसे स्टेट जनरल से शुरुआत हुई, फिर राष्ट्रसभा, फिर गणराज्य, आतंक का दौर और अंत में नेपोलियन का साम्राज्य। इतिहास हमें यही सिखाता है, साधारण लोग भी अगर एकजुट हों तो समाज को बदल सकते हैं, अच्छे या बुरे, दोनों तरीकों से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और याद रखिए, क्रांतियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे शुरू होती हैं जब लोग पूछने लगते हैं, क्या यह न्यायपूर्ण है? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सजेशंस मुझे कमेंट में बताइए। You can watch English explanation of the chapter as well.